नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता संत जोसेफ स्कूल की तरफ से क्लास 9th हमारी अर्थव्यवस्था इकाई 2 मानव एक संसाधन, इसके अंतर्गत मैं आपको जनसंख्या के बारे में बताऊंगा कि जनसंख्या क्या है या जनसंख्या से अभिप्राय क्या है। तो जैसे मान लीजिए जनसंख्या का अभिप्राय मनुष्य की आबादी से है। जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के निर्माण की अमूल्य पूंजी है। यदि किसी भी देश का यदि निर्माण करना है तो उसके लिए उसकी जनसंख्या या मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र की एक अमूल्य पूंजी जनसंख्या है, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग का कार्य करते हैं, अर्थात देश के आर्थिक विकास के अंतर्गत अपना सहयोग करते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ की जो वृद्धि होती है वो एक लिमिट तक अच्छी होती है, या हम ये कह सकते हैं किसी भी चीज़ की यदि वृद्धि अधिक हो जाती है तो वो फायदे की जगह क्या करने लगती है, नुकसान करने लगती है। तो इसी प्रकार से जैसे हमारे देश की जो मनुष्यों की जनसंख्या या मानव की वृद्धि है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, या भारत की जो जनसंख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके क्या हो सकते हैं, घातक परिणाम हो सकते हैं। किंतु भारत की जो जनसंख्या है एक हम कह सकते हैं कि खतरनाक स्तर तक पहुंचते जा रही है, क्योंकि ये जनसंख्या बेलगाम, बेतहाशा और अनियंत्रित रूप से बढ़ती जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं कि जो हमारी जनसंख्या थी आज़ादी के समय, तो उस समय भारत की कुल जनसंख्या 33 करोड़ के आसपास थी, और लगभग 2020 में जो भारत की जनसंख्या है वो 135 करोड़ के आसपास है। यानी कि विश्व के अन्य देशों के मुकाबले जो हमारी जनसंख्या है वह बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये भी देख सकते हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व में, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां देश है, लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो भारत है तो विश्व का दूसरा देश है। या हम ये कह सकते हैं कि जो भारत के पास भूमि है वो विश्व की मात्र 2.4% भूमि भारत के पास है, लेकिन जो मानव की जनसंख्या है विश्व के अंतर्गत वो भारत के अंदर 18% के लगभग में है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 2.4% भूमि पर 18% की आबादी भारत के अंदर निवास करती है। तो ये एक अच्छा सूचक नहीं है, ये क्या है, एक घातक सूचक है। वो हमारे देश के लिए एक बहुत ही घातक सूचक है। इसलिए इस जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कुछ आंकड़े हम लोग देखते हैं कि बिहार की जनसंख्या, जैसे 2011 के आंकड़े के अनुसार जो बिहार की कुल जनसंख्या है वो लगभग 10,40,99,452 कुल व्यक्ति थे, जिसमें पुरुषों की जो संख्या थी वो 5,42,78,157 पुरुष थे, तथा महिलाएं 4,98,21,295 महिलाएं ये बिहार के अंदर निवास करते थे, जो कि 2011 के आंकड़े के अनुसार थे। उस समय जो हमारे राज्य की जो जनसंख्या थी वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के बाद जो बिहार की आबादी थी वो सबसे आबादी वाला तीसरा राज्य था। लेकिन
क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है, उनकी तुलना में बिहार का क्षेत्रफल उनके आधे से भी बहुत कम है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से वो इनसे कुछ ही कम है। या हम ये कह सकते हैं, ऐसे भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल बिहार से अधिक है, लेकिन जो जनसंख्या है वो बिहार की अधिक है। तो बिहार के अंदर जो जनसंख्या की समस्या है ये और भी घातक है। उसके बाद हम जनसंख्या वृद्धि दर देख लेते हैं कि भारत के अंदर किस प्रकार की है और बिहार के अंदर किस प्रकार है। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि जो है 1991 से 2001 के बीच में 21.34% थी, और बिहार की जनसंख्या वृद्धि जो थी वो 28.43% थी, जिसके अंतर्गत बिहार के शिवहर जिला की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 36.16% थी। तो जो जनसंख्या की वृद्धि की दर भी है, तो भारत की तो विश्व के अंदर सबसे तेजी से जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है, और भारत में जो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक है, अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व के बारे में जानते हैं। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो 2011 की जनसंख्या जो घनत्व है, भारत के जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति, और बिहार का जनसंख्या घनत्व था 880 व्यक्ति। ये 2001 की जनसंख्या के अनुसार था। उसके बाद 2011 की जो जनगणना थी उसमें जनसंख्या घनत्व जो था वो भारत का था 382, और बिहार का जनसंख्या घनत्व था 1106 व्यक्ति। यानी कि जो जनसंख्या घनत्व है भारत की भी बढ़ गई, और बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है वो और तेजी से बढ़ने लगी। इसके बाद आता है कि इस जनसंख्या को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, या इस जनसंख्या की वृद्धि होने का कारण क्या है। तो जनसंख्या की वृद्धि का कारण और इसका निवारण, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण एक गरीबी है और शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा गरीबी होने के कारण लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, और जिसके कारण उनके पास ये ज्ञान नहीं होता है कि हम इस जनसंख्या को या अपनी जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रित कर सके। और जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि लोगों को कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। जैसे हमारे देश के अंदर बाल विवाह की प्रथा चलती है, और बाल विवाह की प्रथा के अंतर्गत बच्चों के जो शादी ब्याह है वो 14 साल 15 साल की उम्र में ही लड़कों की शादी कर दी जाती है और लड़कियों की। तो हमारे देश के अंदर ऐसा कानून है कि 21 साल से अधिक उम्र का लड़का होना चाहिए और 18 साल के से अधिक उम्र की लड़की होती है, लेकिन इस कानून का भी सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। जबकि यदि हमें इसका निवारण करना है तो इसकी जो उम्र सीमा है उसको हमें बढ़ा करके, जैसे लड़कों की शादी का उम्र हमें 25 वर्ष कर देना चाहिए, और लड़कियों की शादी का उम्र जो है वो 21 वर्ष कर देना चाहिए, और इस कानून को सख्ती से पालन करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि जो जन्म दर है वो नियंत्रित हो जाएगी। इसके बाद हमारे देश के अंदर कुछ सामाजिक भ्रम फैले हैं कि लड़का क्या करता है, वंश को चलाता है, या फिर लड़का लड़कियों की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। तो इन भ्रांतियों के कारण ही हमारे देश के अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं कि लड़के के जन्म का इंतजार करते हैं, और इस इंतजार के अंतर्गत उनके घर में 6, 7, 8, 10 तक लड़कियों का जन्म हो जाता है,
लेकिन वो लड़कों का ही इंतजार करते रहते हैं, जिसके कारण भी हमारे देश के अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि होती है। तो हमें इस सामाजिक भ्रम को या सामाजिक कुरीति को भी समाज के अंदर से मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद हमारे देश के अंदर कानून अलग अलग चलते हैं। जैसे अन्य धर्मों के लोगों को है कि एक से अधिक वो शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में मुस्लिम जाति के लोगों को उनको इजाज़त होती है कि वो 4-4 शादियाँ कर सकते हैं, जिसके कारण वो 4-4 शादियाँ करते हैं और जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि करते हैं। तो इसके ऊपर भी नियंत्रण करना चाहिए कि मुस्लिम परिवार के लोग भी एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते हैं। यदि वो ऐसा करते हैं तो सरकार की तरफ से उन्हें दंड लगाया जाना चाहिए। जैसे मान के चलिए उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का राहत सामान या सब्सिडी नहीं मिलेगा या उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ऐसे पाबंदी को लगाना चाहिए, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद सरकार को ऐसे नियमों का निर्माण करना चाहिए जिससे दो से अधिक बच्चा, जिनके घरों में 2 या 2 से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके ऊपर दंड लगना चाहिए। जैसे कि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए या सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए किसी भी प्रकार के, सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का राहत नहीं देना चाहिए। उसके बाद जैसे जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सरकार की तरफ से और समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से जागरूकता के अभियान भी चलाया जाना चाहिए। उसके बाद देश के अंतर्गत राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की तरफ से जनसंख्या नीति का गठन करना चाहिए, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का गठन करना चाहिए। उसके बाद सरकार को ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए जिनके घर में 2 या 2 से कम बच्चे होते हैं। जैसे उनको विशेष प्रकार का कुछ आरक्षण देना चाहिए या उन्हें विशेष प्रकार की कुछ लाभ दिया जाना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है कि समाज के अंदर अन्य लोग भी इससे प्रभावित होकर के जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोच सके या उससे प्रेरित हो सकते हैं। धन्यवाद।